हेलो दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती वालों के लिए लेके आ गए हैं एक बार फिर से PYQ सीरीज, जो कि होगा हिस्ट्री और पॉलिटी का प्रश्न। तो जो भी TGT PGT वाले हैं पूरा क्लास जरूर देखेंगे। चलिए पहले प्रश्न को शुरू करते हैं। संगमरमर पर पिएत्रा ड्यूरा यानी कि पित्राडुरा या रंगीन पत्थर की जड़ाई का काम के समय में बहुत लोकप्रिय हुआ, यानी किसके शासन काल में ये चीज लोकप्रिय हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहजहां के शासन काल में। ठीक, और ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इससे संबंधित क्या प्रश्न और बन सकते हैं वो जान लेते हैं। आपको पता होना चाहिए शाहजहां के शासन काल को क्या कहा जाता है? स्थापत्य कला का स्वर्ण काल। अगर पूछे कि स्थापत्य कला का स्वर्ण काल किसके शासन काल को जाना जाता है, तो ये भी आपका हो जाएगा शाहजहां का। ठीक, शाहजहां से आपको पता है कि शाहजहां ने क्या किया था? आगरा का ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसकी याद में? ये भी पूछता है, तो मुमताज महल की याद में। मुमताज महल की याद में। ये बात भली भांति आपको पता भी होगी। वहीं और आपसे पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा किसका चर्चा आया है? पिएत्रा ड्यूरा का, या फिर जिसको पित्रादुरा भी कह दिया जाता है, कि इसका प्रयोग का अगर प्रमाण की बात करें तो ध्यान रखिएगा एतमाद दौला, इसका मकबरा में सर्वप्रथम क्या हुआ था? मकबरा में सर्वप्रथम पितादुरा का क्या किया गया था? प्रयोग का प्रमाण मिलता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसमें इसका प्रमाण सर्वप्रथम मिलता है, तो ये ध्यान रख लेंगे। साथ ही साथ यहाँ एतमाद दौला का अगर बात करें मकबरा का, तो ध्यान रखिएगा कि ये नूरजहां द्वारा, किसके द्वारा? तो नूरजहां द्वारा। कहाँ? तो आगरा में बनवाया गया था। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, इसको भी ध्यान में रख लेना है। वहीं बात आई थी शाहजहां का, तो शाहजहां का पूछ लेगा आपसे कि मूल नाम क्या था? तो इसका मूल नाम क्या था? मूल नाम इसका खुर्रम था। क्या था? खुर्रम था, पूछ सकता है। बाकी और क्या पूछ सकता है? अगर बात करें तो मयूर सिंहासन, इससे ध्यान रख लीजिएगा कि मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? निर्माण तब भी कौन हो जाएगा? शाहजहां हो जाएगा। तो देख लीजिए, आपको एक ही प्रश्न में कितनी सारी जानकारी दे दी गई। इसी तरह बढ़ेंगे हिस्ट्री पॉलिटी के दूसरे प्रश्न को, और ये दूसरा नंबर देखिए आ चुका पॉलिटी का प्रश्न। निम्नलिखित में से किसे किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो ध्यान दीजिएगा, ये अधिकार जो है किसको है? संसद को। तो ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। तो ये बात आपको ध्यान में रख लेना है। उसी तरह इसमें आप ध्यान रख सकते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश की बात आई है। केंद्र शासित प्रदेश की जब बात आई है, तो केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली और कौन? दिल्ली और जम्मू कश्मीर को क्या है? अपना उच्च न्यायालय है। अपना उच्च न्यायालय है। तो ये भी एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जा सकता है इससे रिलेट करके। ठीक, और क्या आप ध्यान रख सकते हैं? ध्यान रख सकते हैं कि क्या कहता है, पूछ सकता है आपको इस तरह से एक प्रश्न, अनुच्छेद 231 ध्यान रखिएगा। क्यों ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 231? चूंकि इसके तहत संसद जो है दो या दो से अधिक, पूरा वाक्य लिखिएगा, हो सके वाक्य के रूप में आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए और अनुच्छेद ऑप्शन में रहे। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए और किसी केंद्र शासित प्रदेश, किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए
क्या है? एक उच्च न्यायालय की स्थापना। एक उच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान की बात करेगा। स्थापना का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत? तो ध्यान रखिएगा 231 के तहत। ठीक, तो ये तो जो प्रश्न पूछा है ही 5 ऑप्शन के साथ ही साथ आपसे और एग्जाम में इससे रिलेट करके TRE 4 में क्या बन सकता है वो ही आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तीसरे नंबर प्रश्न पे चलते हैं। काफी इम्पोर्टेंट प्रश्न था। हबसी व्यापार से संबंधित सही तथ्यों की पहचान करें। कौन सा आ गया है? हबसी व्यापार। तो ध्यान दीजिएगा, इसका ऑप्शन हमें चेक करना पड़ेगा। पहला है, इसका व्यापार जो है यूरोप के लोग करते थे। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो केवल एक, आगे भी देख लेते हैं ऑप्शन में। तो जहाँ एक नहीं है उसको पहले कट कर लीजिए। तो बी में देखिए एक है, लेकिन सी में तो सिर्फ केवल 3 दिया है, तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि एक तो सही हो चुका है हमारा। दूसरा बात करेंगे, अफ्रीका महादेश के पश्चिमी तट से मूल निवासी यानी हबसी को क्या बनाया जाता था? गुलाम बनाया जाता था। तो ये बात क्या है? बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो 2 नंबर भी आपका सही हो गया। अब हमें 3 भी देखना पड़ेगा। हबसी गुलामों से अमेरिका के यूरोपियन उपनिवेश में कार्य कराया जाता था। तो ये बात भी क्या है? बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी कि तीनों के तीनों। तो यहाँ देखिए तीनों का तीनों कोई भी ऑप्शन में नहीं था, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही दिया हुआ था। हबसी के बारे में जो रिलेट करके बिंदु है इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि हबसी व्यापार की जो बात आई है तो ध्यान रखिएगा, ये गुलामों की बिक्री के लिए, गुलामों की बिक्री के लिए नीलामी किया जाता है, नीलामी किया जाता है। ठीक, तो ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। और ये हबसी गुलामों का जो व्यापार था ये 16वीं सदी में, किस सदी में? तो 16वीं सदी में एक लाभकारी व्यापारी बन गया था। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्न को देखेंगे और लास्ट तक बने रहेंगे। साथ ही साथ सेशन को लाइक जरूर कर दिया करें। यूरोप के इतिहास में काली मौत महामारी किस सदी की दर्दनाक घटना है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये यूरोप के इतिहास में पूछ रहा है और काली मौत महामारी की बात आई है, तो ये 14वीं सदी की दर्दनाक घटना है। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। ठीक, चूंकि जो ये काली मौत महामारी थी ये यूरोप में कब फैली थी? तो 1348 ईस्वी में। कब? तो 1348 ईस्वी में फैला था और 1353 ईस्वी तक रहा था। तो ये भी ध्यान रखना है कि कब से कब तक रहा था। इस महामारी के कारण अगर हम बात करें तो फ्रांस, इंग्लैंड, हॉलैंड, एक एक नाम ध्यान से सुनिएगा, नोट डाउन कीजिएगा, बेल्जियम, जर्मनी और कौन? हंगरी, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड हुआ, और क्या कहता है? उत्तरी अफ्रीका, ये सब में क्या हुआ था? भारी तबाही आया था। तो पूछ सकता है कि कौन कौन इससे संबंधित हो जाएगा। पूछेगा कि किसके कारण ये महामारी हुआ था, पूछ सकता है। तो यहीं पर लिख देते हैं कि काली मौत महामारी जो हुआ है ब्यूबोनिक प्लेग महामारी के कारण हुआ था, प्लेग महामारी के कारण हुआ था। तो इस पॉइंट को भी आपको ध्यान में रख लेना है। और इसके कारण कृषि कार्य के लिए श्रम शक्ति की क्या हो गई थी? कमी हो गई थी। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। और देख ही रहे हिस्ट्री पॉलिटी का मिक्स प्रश्न है और पहले भी आपको क्लास कराए गए हैं सारे विषय के, तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाके देखा कीजिए। 5 नंबर प्रश्न, पोप
कब पोप के आदेश से गैर ईसाई नई दुनिया को स्पेन और पुर्तगाल के बीच बांट दिया गया, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा ये कब बांटा गया था, 15वीं सदी के अंतिम दशक में। देखिए ऑप्शन में 15वीं सदी हर जगह है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि अंतिम दशक में बांट दिया गया। तो ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो ये बात आपको ध्यान में रख देना है। ध्यान रखिएगा कि 1494 ईस्वी में स्पेन के बलाडोलिड दूबे, नाम जरूर नोट कीजिए, बलाडोलिड सूबे के कौन सा गांव, तो टारडेसियस गांव में क्या, तो स्पेन और पुर्तगाल के बीच क्या हुआ, एक समझौता हुआ। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि किसके किसके बीच हुआ और कब हुआ, और ये नाम भी जरूर ध्यान रख लेना है कि कहाँ हुआ, और जिसके अंतर्गत दोनों देशों ने नई दुनिया को क्या कर दिया था, वापस में बांटा था। ठीक, तो इसमें बस इतना ही ध्यान रखिए, काफी है। चलिए बढ़ेंगे छठे प्रश्न की ओर। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग निश्चित वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधानों से संबंधित है, तो ध्यान दीजिएगा ये भाग हो जाएगा 16। कहाँ है भाग 16, ऑप्शन नंबर सी इसका होगा करेक्ट आंसर। यानी भाग 16 में अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक वर्णन है। ये एक पॉइंट हो गया कि किस अनुच्छेद किस अनुच्छेद तक कितना वर्णन है। ठीक, उसमें आपसे अनुच्छेद 330 पूछ लिया जाता है, सेंटेंस दे देगा, ऑप्शन में अनुच्छेद 330 रहेगा। तो ध्यान रखिएगा कि लोकसभा में अनुसूचित, ये आप ही लोग के लिए लिखा जाता है तो नोट डाउन कीजिएगा। लोकसभा में अनुसूचित जाति और क्या कहता है, अनुसूचित जनजाति के लिए स्थानों के आरक्षण का वर्णन है, ये क्यों यहाँ पर अनुच्छेद 330 लिखे, क्योंकि इसका एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होते रहता है अनुच्छेद 330 का, तो ये बात आपको ध्यान में होना चाहिए। वहीं यहाँ पर भाग 15 की अगर बात कर ले तो भाग 15 में क्या है, आपको अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है, और ये क्या हो जाएगा, निर्वाचन आयोग से संबंधित 324 निर्वाचन आयोग और उससे संबंधित उपबंध आपको मिलेगा 324 से लेकर 329 और भाग 15 में। तो ये सब आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ अगर बात करें कि भाग 18 में तो आपात उपबंध हो जाएगा, आपात उपबंध का वर्णन हो जाएगा, उपबंध का वर्णन। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या है, जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए, ये आपसे पूछा जा रहा है। यानी कि जजिया कर की बात हो रही है, फिर से लगाने वाले, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा क्या क्या है, औरंगजेब, जहांगीर, हुमायूं, एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा ये हो जाएगा मुगल शासक औरंगजेब, चूंकि मुगल शासक का नाम पूछा गया और फिर से लगाने वाला। ठीक, वहीं जजिया कर से देखिए किस तरह से कितने पॉइंट बन जाते हैं और एग्जाम में लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे जजिया कर फिर से लगाने वाला मुगल शासक पूछा तब तो औरंगजेब हो गया। पूछता है भारत में पहला बार जजिया कर लगाने वाला तब कौन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा मोहम्मद बिन कासिम था जो भारत में पहली बार जजिया कर लगाया था। उसी तरह से ध्यान रखिएगा पूछता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक,
अगर ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक पूछे तो तब कौन सा हो जाएगा? तब हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। कौन हो जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। एक ही जगह आपको क्लियर कर दिया जा रहा है। ठीक वहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जजिया कर की बात आई है कि समाप्त कर दिया गया था, जजिया कर समाप्त किया गया मुगल शासक अकबर द्वारा, जो कब किया गया था? तो 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। लेकिन जो पुनः जजिया कर लगा दिया गया था औरंगजेब द्वारा, वो 1679 में लगाया गया था। तो दोनों ईस्वी ध्यान में रख देना है। और एक प्रश्न यहाँ पर अगर पूछ लिया जाए ना कि अंतिम रूप से समाप्त कौन किया जजिया कर, तब ध्यान रखना है मोहम्मद शाह किया था। ठीक, तो ये एक एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, बार बार बोल रहे हैं, नोट डाउन किया कीजिए। और ये चैनल संबंधित जानकारी है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और जो भी बिहार शिक्षक भर्ती की तैयारी में लगे हैं वो सॉल्यूशन बाय पीजे जरूर सब्सक्राइब कर ले। आपको एनसीईआरटी बेस्ड सारे विषय के जीके जीएस के निचोड़ सॉल्यूशन दिए जाते हैं, बिल्कुल पेड बैच जैसा। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया जाता है, तो वहाँ जुड़ सकते हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें। और हाँ, आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट वीडियो को हाइप कर दिया कीजिए। आप लोग का सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन होता है। चलिए हिस्ट्री पॉलिटी के अगले प्रश्न को देखते हैं। दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया? ये सब ऐसा प्रश्न है ना कि बिहार का कोई भी एग्जाम दीजिए आपको मिलता है। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे कम हमसे पूछा गया है। तो जब सबसे कम पूछेगा तो खिलजी वंश ने शासन किया था। किसने? तो खिलजी वंश ने। अगर इसका पूछ दे आपसे खिलजी वंश के संस्थापक की बात करें तो ध्यान रखिएगा जलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा इसका संस्थापक। और इसका वर्ष की अगर हम बात करें खिलजी वंश का, तो 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक इसका शासन काल रहा था, यानी कि 30 वर्ष। कितना वर्ष? 30 वर्ष। और ये सबसे कम रहा था, तो ये चीज ध्यान रख लेना। वहीं अगर आपसे पूछे सबसे ज्यादा, ये तो कम का बात हो गया, कि सबसे लंबे अवधि तक कौन रहा था, सबसे अधिक समय तक, तब कौन सा राजवंश हो जाएगा? तब आपको ध्यान रखना है तुगलक वंश। ठीक, और बात करेंगे अगर तुगलक वंश के संस्थापक का, तो तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक की बात हो जाएगी। ठीक, और ये तुगलक वंश कब से कब तक रहा था? तो 1320 से 1414 तक, यानी कि 94 वर्ष तक। तो ये हुआ ना सबसे लंबे अवधि। तो सबसे कम तो खिलजी और सबसे ज्यादा तो तुगलक। ठीक, वहीं अगर बात करें, एक इसका ट्रिक भी आप ध्यान रख सकते हैं, क्रम में कभी सजाने के लिए आ जाता है तो, कि गुल खिले तो क्या लो? सांस लो। या गुलाब खिले तो सांस लो, गुलाब ही इसको कर लीजिए कि गुलाब खिलेगा तो सांस ले लीजिए। तो गुलाब से क्या हो गया आपका? गुलाम वंश हो गया, जिसका संस्थापक कौन हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। कब से कब तक रहा? तो 1206 से 1290 तक रहा था, यानी कि 84 साल मान हो जाएगा। वहीं अगर बात करें गुलाब के बाद कौन आया? खिला, तो खिलजी वंश आ गया। तो खिलजी वंश का संस्थापक कौन हो जाएगा? अभी यहाँ पर आपको लिख ही दिए थे, फिर से लिख लेते हैं, जलालुद्दीन खिलजी हो जाएगा। और इसका शासन काल रहा 1290 से 1320 तक, यानी 30 साल, जो सबसे कम रहा। और तुगलक वंश आ जाएगा, तो से हो जाएगा तुगलक वंश। और इसका भी जाने गयासुद्दीन तुगलक, जीएसटी लिख देते हैं। ठीक, और इसका शासन काल जो रहा
क्या कहता है 1320 से 14 तक, 94 साल सबसे ज्यादा। और क्या रह गया, 7 से क्या हो जाएगा, सैयद वंश। सैयद वंश का कौन हो जाएगा, तो खिज्र खां संस्थापक, और इसका शासन रहा था 1414 से 1451 तक, यानी 37 साल। और लास्ट कौन हो गया, लो से लोदी वंश, जो कि कौन था, बहलोल लोदी, और शासन रहा 1451 से 1526, यानी 75 साल। तो आपको कभी कभी क्रम के साथ साथ वर्ष भी पूछ लेता है, मिलान के रूप में भी पूछ लेता है। तो आशा करते हैं आपको सब क्लियर हो रहा होगा। बाकी अगर नहीं होता है तो कमेंट कर दिया कीजिए। 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई थी। ये 1916 में पूछ रहा और 2 गो, लेकिन किसके नेतृत्व में। तो ध्यान दीजिएगा, ये किसके नेतृत्व में हुआ था, ये हुआ था लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट। कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, वही ध्यान होना चाहिए कि आयरलैंड की तर्ज पर क्या हुआ था कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तो ये भी पूछता है किसकी तर्ज पर, तो आयरलैंड की तर्ज पर। वही बात करें तो ध्यान रखिएगा, एनी बेसेंट की बात आई। एनी बेसेंट द्वारा 1916 में, सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल आंदोलन क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। ठीक, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ अप्रैल 1916 में बेलगांव में, कहाँ, तो बेलगांव में हुई प्रांतीय सम्मेलन में क्या किया था, होम रूल के गठन का घोषणा किया था। किसने, तो ये बाल गंगाधर तिलक ने। तो दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि भारत में होम रूल आंदोलन के जनक के रूप में किसे कहा जाता है। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होगा, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। अगर भारत में होम रूल आंदोलन का जनक पूछेगा तो एनी बेसेंट हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी, एनी बेसेंट। लेकिन अगर यही प्रश्न रहे कि भारत में होम रूल आंदोलन सर्वप्रथम किसने शुरू किया था, तब क्या हो जाएगा इसका आंसर, तब हो जाएगा बीजी तिलक। तो दोनों रूप ध्यान देना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये ना कि गलती करके चल आना है। चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं। जैक बेरी विद्रोह से संबंधित सही तथ्य की पहचान करें। तो जैक बेरी विद्रोह की अगर हम बात करें तो देख लीजिए, क्या यह व्यापारियों का विद्रोह था, तो नहीं। तो देखिए एक कहाँ आ रहा है, एक आ रहा है ए में, तो जब ये नहीं होगा, सही पूछ रहा है, तो एक वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। दूसरा है आपका सामंतों का विद्रोह, तो ये भी नहीं होगा। तो 2 नंबर भी जिसमें है वो आंसर नहीं होगा। बी में देखिए, तो इसको भी कट कीजिए। तीसरा है कृषकों का विद्रोह, तो जैकबेरी विद्रोह क्या था, कृषकों का विद्रोह था, तो 3 नंबर सही है। वही बात करें ये फ्रांस का विद्रोह, तो ये भी क्या है, सही है। तो और आगे देख लेते हैं, जर्मनी का विद्रोह नहीं, इंग्लैंड का विद्रोह नहीं, तो ये फिर क्या क्या हो गया, कृषकों का विद्रोह और फ्रांस का विद्रोह। तो 3 और 5 कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी होगा इसका करेक्ट आंसर। किसकी बात आई है, जैक वेरी विद्रोह। ये सब सारे एनसीईआरटी हैं क्वेश्चन, और अभी भी जो आपको सॉल्यूशन दिया जा रहा है सारे एनसीईआरटी बेस्ड ही। ध्यान रखिएगा ये 14वीं सदी में, कौन सदी में, तो 14वीं सदी में ये फ्रांस में हुआ एक क्या था, कृषक विद्रोह था। वही हमसे पूछा जा रहा है, जो कि ईस्वी की अगर बात करेंगे तो 1358 ईस्वी में गर्मी की शुरुआत में ही हो गया था। ठीक, वही बात करें यह विद्रोह की, तो पेरिस के उत्तर में ओइस की घाटी,
ध्यान रखिएगा, ओइस की घाटी में क्या था, केंद्रित था, केंद्रित था। तो ये भी आपसे ध्यान में पूछ सकता है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए आगे की प्रश्न को देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण क्या था, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए, बिहार के किस एग्जाम में नहीं पूछा जाता, समझिए फेवरेट प्रश्नों में से एक है। तो ये है आपका क्या कारण था, आपको अच्छे से पता, नमक कानून तोड़ने के लिए डांडी मार्च। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, चूंकि नमक कानून तोड़ने के लिए ही क्या हुआ था, 12 मार्च 1930 को डांडी मार्च शुरू किया गया था, डांडी मार्च शुरू किया गया था। तो ये डेट आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक, तो इसको आप क्या करेंगे, ध्यान में रख लेंगे। और क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो पहले तो शुरू करने का कारण हमें पता चल गया, वही बात करें तो आपको पता होना चाहिए, पूछेगा ना अगर आपसे कि किस घटना के बाद इसको शुरू किया गया था, इस तरह से भी पूछ सकता है। तो डांडी मार्च घटना के बाद। ठीक, ये बात आपको हो गया। वही क्या कहता है, और क्या पूछ सकता है, डांडी मार्च की शुरुआत कहाँ से हुई थी, ये आपसे पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा कहाँ से हुआ था, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, साबरमती आश्रम से, ये चीज ध्यान में रख लेना है। और क्या आपसे पूछ सकता है डांडी मार्च कितने दिनों तक चला था, ये सब प्रश्न रिपीट होते रहते हैं। तो 24 दिन तक चला था, 24 दिन तक चला था। और अगर हम बात करें तो और क्या पूछ सकता है इसमें, कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस भारतीय महिला ने नमक बनाया था और फिर उनको क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया था। तो सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू। तो ये सब छोटा छोटा पॉइंट है लेकिन इम्पोर्टेंट है। कब शुरू किया गया, करने का कारण क्या था, कहाँ से शुरुआत हुआ, कितना दिन चला, किनको गिरफ्तार किया गया, ये सब सारी चीजें इम्पोर्टेंट है। आगे चलते हैं। लोकतंत्र के स्वरूप को स्पष्ट करने में किस आंदोलन का योगदान रहा है। तो ये जो आंदोलन का योगदान रहा है वो कौन सा हो जाएगा, 17वीं सदी के इंग्लैंड का मजदूर आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए हो गया करेक्ट आंसर। उसी तरह से अगर बात करें किसकी बात आई है, लोकतंत्र की, इससे भर भर के पॉलिटी में प्रश्न पूछता है, तो आगे भी पूछेगा, पूछा था। तो ध्यान रखिएगा क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहली बात आपसे जो पूछ सकता है, इस तरह से एक एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि लोकतंत्र में सर्वोपरि कौन होता है, सर्वोपरि। तो लोकतंत्र में सर्वोपरि बात आएगी तो क्या हो जाएगा, जनता हो जाएगा। ये एक पॉइंट हो गया। पूछ सकता है आपसे कि भारत में कैसी लोकतंत्र है, तो संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, जिसे क्या कहा जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो ये एक पॉइंट हो गया। और आपसे क्या पूछ सकता है कि क्या कहता है, लोकतंत्र की बुनियादी विशेषता क्या है। बुनियादी विशेषता की बात करेंगे तो जनता का शासन, वही जनता सर्वोपरि है। तो ये आपको ध्यान, एक सेंटेंस के रूप में पूछ लेता है कि लोकतंत्र की बात है तो लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन है, जनता द्वारा शासन है। यह कथन किसका है, काफी बार पूछता है। तो ध्यान दीजिएगा अब्राहम लिंकन का, किनका, तो अब्राहम लिंकन का ये कथन हो जाता है। और आगे भी ये पूछ सकता है। चलिए आगे की बात कर लिया जाए। 13 नंबर प्रश्न,
और लाइक आप लोग भूल गए हैं तो कर दिया कीजिए। किसने कहा है? ऐसे प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। आदेशित निर्णय को सार्वजनिक कल्याण के लिए लागू करना ही नागरिकता है। तो ये कथन की बात आएगी तो ये किसने कहा है? लॉस्की ने कहा है। किसने? तो लॉस्की ने। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका करेक्ट आंसर। ठीक, वहीं बात करें अरस्तु से ध्यान रख सकते हैं आपको कि द पॉलिटिक्स पूछ दे। द पॉलिटिक्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो ये अरस्तु द्वारा लिखी गई। और अरस्तु के बारे में आपको और क्या पता है? अरस्तु के बारे में बात करें तो राजनीतिक विज्ञान और जीव विज्ञान का इनको जनक माना जाता है। जीव विज्ञान का जनक माना जाता है। तो दोनों आपको ध्यान में रख लेना है। चलिए आगे के प्रश्न को देख लेते हैं। सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? ये आपसे पूछ रहा है। तो ये बम्बई से सिंध प्रांत का निर्माण जो हुआ भारत सरकार अधिनियम 1935 के कारण। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। वहीं भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा ही क्या हुआ था? संघीय ढांचा का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ था। संघीय ढांचा का सर्वप्रथम उल्लेख। तो ये भी ध्यान रखना है। एक ही जगह आपको पॉइंट जो इम्पोर्टेंट बनते हैं करा दिया जा रहा है। ठीक और 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद बम्बई मिला और जबकि सिंध प्रांत क्या हुआ? पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। वहीं क्रिप्स मिशन यहाँ था जो भारत का आया था। ये पूछता है तो 1942 में। कभी आपको ईस्वी के अनुसार क्रम दर्शाने पूछ देगा तो ध्यान रखिएगा। ठीक, और बाकी भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। और क्या पूछ सकता है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान आ गया, बता देते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1935 से ये भी रिलेट करके पूछता है। क्या पूछता है? किसी के द्वारा क्या हुआ था? बर्मा को भारत से अलग किया गया। तो ये भी पूछ देता है, इसको भी लिख लीजिएगा। चलिए आगे की प्रश्न देख लेते हैं। लोकतांत्रिक जन संघर्ष एवं आंदोलन का क्या उद्देश्य होता है? तो क्या उद्देश्य होता है? लोकतंत्र के बारे में अभी हम लोग डिस्कस कर चुके। तो लोकतंत्र की स्थापना, सरकार को बदलना या फिर शासक को बदलना, यही तो उद्देश्य होता है। यानी कि उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका करेक्ट आंसर। यानी जनमत संग्रह के द्वारा जनताओं का किसी महत्वपूर्ण विषय पर विचार विमर्श जाना जाता है। तो इस प्रश्न में तो कुछ था नहीं। बाकी बढ़िए अगले प्रश्न पे। प्रत्येक वर्ष संसद में बजट पेश किया जाता है कब? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये भली भांति पता है आपको, 1 फरवरी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बजट पेश किया जाता है। वहीं आपको पता है बजट किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाता है? तो अनुच्छेद 112। इसका अर्थ क्या होता है? तो चमड़े का थैला, चमड़े का थैला। और भारत के वित्त मंत्री द्वारा संसद में 1 फरवरी को क्या होता है? पेश किया जाता है। वहीं आपसे पूछ सकता है कि पहली बार, चूंकि कोई भी चीज में पहला इम्पोर्टेंट होता है, तो पहली बार 1 फरवरी 2017 को क्या हुआ था? बजट पेश किया गया था। और किसने पेश किया था ये भी पूछ सकता है। तो अरुण जेटली ने। किसने? अरुण जेटली ने। ठीक, वहीं अगर बात करें और इस तरह से भी पूछ सकता है कि भारत में बजटीय प्रणाली के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? प्रणाली के जनक के रूप में। तो ये किसको जाना जाता है? विल्सन को। किसको? तो विल्सन को। ये सब पूछ सकता है, जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, वहीं अगर बात करें, पूछ ले कि भारत का प्रथम पेपरलेस बजट, पेपरलेस
लेस बजट कब प्रस्तुत किया गया? तो ये 1 फरवरी एक क्या कहता है 2021 को प्रस्तुत किया गया था। तो देखिए पॉलिटी के दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही ये प्रश्न, साथ ही साथ आपके करंट के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और ये प्रश्न आपको पूछा जा चुका है। ये सब रिलेट करके पूछ सकता है TRE 4 में। आगे की चर्चा कर लेते हैं। राजा वीरेंद्र विक्रम की हत्या के बाद राजा ज्ञानेंद्र ने नेपाल की संसद को भंग कर किस वर्ष पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी? तो ये वर्ष क्या था? 2002, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रश्न और आंसर ही अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। देखिए पहले आपको ध्यान रखना है राजा वीरेंद्र विक्रम जिनकी हत्या के बाद पूछ ले तो कौन? तो राजा ज्ञानेंद्र। किसकी संसद को? तो नेपाल की संसद को भंग कर। कब? तो 2002 में पूर्ण राजशाही की घोषणा की थी। ठीक, वहीं अगर आपसे पूछे ध्यान रखिएगा 1 जून 2001 को क्या हुआ था? नेपाल राजशाही, ये भी पूछ सकता है नेपाल राजशाही हत्याकांड कब हुआ था? तब हो जाएगा 1 जून 2001। और अगर पूछ दे कि नेपाल में राजतंत्र समाप्त कब हो गया था? तो तब क्या हो जाएगा ईस्वी? तो 2006। तो प्रश्न ध्यान देना है कि क्या पूछ रहा है, तब 2002, 2001 और 2006 तीनों को ध्यान में रख के आंसर करना है। आगे के प्रश्न को देखते हैं। और एक बार ये फिर से चैनल संबंधित जानकारी, तो आप लोग खुद देख रहे हैं कि आज हिस्ट्री और पॉलिटी का PYQ प्रश्न लाया गया है। TGT PGT वाले स्पेशल क्लास है और आपको वो प्रश्न तो लाया गया है, साथ ही साथ उसी के जैसा और क्या प्रश्न बन सकता है रिलेट करके वो निचोड़ सॉल्यूशन दिया जा रहा है। तो अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ सॉल्यूशन बाय PJ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक कमेंट तो किया ही कीजिए। आप लोग से बस सपोर्ट चाहिए, बाकी जो भी रेगुलर कंटेंट है आपको दिया जाएगा। बहुत ही मेहनत से आपको पढ़ाया जाता है, दिल से, ना कि आपको फ्री जैसा पढ़ा के निकल जाते हैं। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। 18 नंबर देखिए, किसने कहा है वह व्यक्ति जिसे किसी राज्य के विमर्शी एवं न्यायिक प्रशासन में भाग लेने का अधिकार है उस राज्य का नागरिक कहलाता है। इसके पहले भी हम लोग एक प्रश्न कर चुके हैं कथन वाला, जो लॉस्की का था, और ये कथन की बात आई है तो ये अरस्तु का है। तो ध्यान दीजिएगा, कथन वाला प्रश्न भर भर के पूछ रहा है। उसी तरह से अरस्तु के बारे में जाने ही कि क्या कहता है, राजनीति और क्या कहता है जीव विज्ञान के जनक, वही बात है। इन्होंने ये भी लिखा है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये बात किसने लिखी है? तो ये अरस्तु ने ही लिखा है। अरस्तु से ध्यान रखिएगा कि सिकंदर के गुरु और क्या थे? प्रधानमंत्री थे। सिकंदर के और गुरु और प्रधानमंत्री भी थे। कौन? तो अरस्तु। चलिए आगे की चर्चा करते हैं। राजमन्नार समिति को निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था? कौन सा समिति? तो राजमन्नार समिति। तो इसको तमिलनाडु राज्य द्वारा नियुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। और वहीं आपको बात करें तो राजमन्नार समिति का गठन जो है कब किया गया था? तो 1969 में किया गया था। क्यों किया गया था? तो केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का निपटारा के लिए किया गया था, या फिर विवादों को सुलझाने के लिए इसका गठन किया गया था। तो ये भी आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है कि तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र और राज्य के बीच संबंध पर विचार करने के लिए गठन कब किया गया? तो 1969 में किया। और इसी समिति ने क्या किया था? अंतर्राज्यीय
परिषद के गठन का सुझाव भी दिया था। गठन का क्या दिया था? सुझाव दिया था। तो ये ध्यान रख सकते हैं। चलिए, सुझाव दिया था और साथ ही साथ पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 356 के प्रयोग पर क्या किया था? अंकुश लगाने का भी सिफारिश किया था। अंकुश का सिफारिश भी किया था। तो हो सके सेंटेंस में दिया रहे ये सब, तो आपको जानकारी रहेगी तब ना सही गलत कर पाइएगा। 20 पे चलते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रमशः राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञा से संबंधित है? किसके किसके बारे में पूछ रहा है? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। शपथ या प्रतिज्ञा का अनुच्छेद आपसे पूछ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा हो जाएगा? अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 69। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ये बात हो गई। और अब इसमें हम क्या क्या जान सकते हैं? किसकी किसकी बात है? सबसे पहले राष्ट्रपति का जाने। ठीक, तो राष्ट्रपति की बात करेंगे तो पूछेगा कि इनको शपथ कौन दिलाता है? तो कौन दिलाता है? तो उच्चतम न्यायालय के कौन दिलाते हैं? मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं इनको शपथ। लेकिन अगर वही उपराष्ट्रपति की बात करेंगे तो उपराष्ट्रपति को शपथ किनके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा। तो दोनों का ध्यान आपको ये भी रख लेना है। ठीक, वहीं और क्या क्या प्रश्न पूछ सकता है उसको भी जानेंगे, क्योंकि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का आ गया है। अगर आपसे पूछे कि उपराष्ट्रपति को, जो मेन पॉइंट बनता है कि उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव जो है कहाँ पेश किया जाता है? हटाने का प्रस्ताव तो ध्यान रखिएगा केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। कहाँ? तो केवल राज्यसभा में। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। तो इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछ लेता है। वहीं अगर पूछ दे कि राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? त्याग पत्र तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। पूछता है, रिपीट होते रहता है। ठीक, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, पूछता है कि राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार। अध्यादेश जारी का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 123 के, अनुच्छेद 123 के तहत। वहीं अगर बात करें कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद अगर खाली हो, दोनों का पद अगर खाली हो जाएगा तो कौन कार्य करेगा? ये पूछ सकता है। तो ध्यान रखिएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश काम करेंगे। तो हर एक छोटा छोटा बिंदु आपको क्लियर कर दिया जाता है। चलिए आगे की प्रश्न पे देखेंगे और आज की क्लास का ये आपका अंतिम प्रश्न रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय एक संवैधानिक निकाय नहीं है? पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो भारतीय निर्वाचन आयोग, तो ये तो है। वहीं बी है भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो क्या एक संवैधानिक निकाय है? तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, अगर हम बात करें भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का, तो सबसे पहला पॉइंट कि गठन कब हुआ था? तो ये 1993 में हुआ था। कब? तो 1993 को, 12 अक्टूबर 1993 को संसदीय अधिनियम के माध्यम से। किस अधिनियम के माध्यम से? तो संसदीय अधिनियम के माध्यम से किया गया है। ठीक, वहीं आपको पता है कि प्रति वर्ष 10 दिसंबर को ये पूछा जाता है। क्या मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो ये भी एक प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है। और यहाँ वित्त आयोग है, हालांकि ये सब प्रश्न हम कई बार कर चुके हैं कि ये किस अनुच्छेद से संबंधित हो जाएगा? तो अनुच्छेद
280 में वित्त आयोग का गठन का वर्णन है। और भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना का अगर हम वर्णन करें तो 25 जनवरी 1950 को इसका स्थापना हुआ था। तो आज की क्लास में इतना ही। बाकी कमेंट करके आप लोग बताएंगे ज़रूर कि कैसा लगा क्लास। साथ ही साथ सॉल्यूशन बाय पीजे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और हाँ, वीडियो को हाइप ज़रूर कर दीजिए। तो मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।